हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जैसे सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परीक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 चूज किया है तो हम लोग उसी के अंतर्गत हम लोग करने जा रहे हैं काव्य विधि, जो कि निर्धारित कवि जो है मैथिली गुप्त, उसी से संबंधित हम लोग 85 एमसीक्यू का हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ऐसे ही प्रश्न आपको नगरपालिका के जो एग्जाम संपन्न हुआ देखने को मिले हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आपको संग्रह करना है, कलेक्शन करना, पढ़ना जरूर है। चाहे आप यूट्यूब से पढ़िए, चाहे आप पीडीएफ परचेस करके पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना अनिवार्य है। ओके। और अगर अभी देखिएगा कि नगरपालिका का जो एग्जाम हुआ है उसमें मेरा नोट्स और टेस्ट सीरीज बहुत सारा प्रश्न आए होंगे, आप मिला लीजिएगा। जो नोट्स लिए हैं, चाहे जो भी आपके पास जो वीडियो से देख रहे होंगे, मिला लीजिएगा। बहुत सा प्रश्न ऐसे होंगे। और हिंदी साहित्य के इतिहास तो मैंने कि टोटल क्वेश्चन भी आ गया है। टोटल क्वेश्चन 11 प्रश्न पूछा गया था, 11 प्रश्न आपको रिपीट हो चुके हैं मेरे ही नोट्स से। तो मैं प्रूव भी दिखाया हूँ कि कैसे मेरे नोट्स से आते हैं प्रश्न। तो अभी वीडियो तो डेली आएगा, तो वीडियो से भी आप कवर कर सकते हैं। ओके। जिनके पास टाइम का अभाव है, जो इंटरेस्टेड हैं, तो पीडीएफ के लिए आप कंप्लीट नोट्स भी ले सकते हैं, या आप इंडिविजुअल काव्य विधि भी ले सकते हैं, या काव्य कुंज भी ले सकते हैं, भाषा भी ले सकते हैं, या हिंदी साहित्य का भी लिखा सकते हैं, और उपन्यास, नाटक, कहानी भी ले सकते हैं अलग अलग से। ठीक है। और ठीक है, 20 टेस्ट भी देना है आपको। ओके, 20 टेस्ट भी देना है। और साथ में तीसरा और एक और काम करना है आपको। क्या काम करना है? जितने भी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, जितने भी लेखक हैं, जैसे प्रेमचंद है, प्रेमचंद के जो भी गोदान पढ़ना है, चाहे आपको ठाकुर का कुआं पढ़ना है 2, तो उसमें से आप प्रेमचंद का जीवन परिचय, रेणु जी, मैंने कि उसमें से मैंने लगता है कि 10 से 12 ऐसे हैं जो आपको पढ़ना अनिवार्य है। तो ये इतना कर लीजिएगा। जीवन परिचय, लेखक परिचय, जीवन परिचय करना, मैंने कि सभी का जितने भी लेखक आपको पढ़ने हैं एक्स्ट्रा में, 8 कहानी का जो लेखक है, 3 उपन्यास का है, 3 नाटक का है, सारे का आपको कलेक्शन करना है, सारे पढ़ जाने हैं, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आपके बन रहे हैं। अगर इतना कर लीजिएगा तो आपको 100% रिजल्ट श्योर होगा। ठीक है। तो ये सब तैयारी कीजिए, और ये सब सारे जो पीडीएफ जो चाहते हैं तो 7004501486 आपको ओनली मैसेज करना है। आप इस व्हाट्सएप से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले नंबर प्रश्न जो है, मैथिली गुप्त के बारे में सही कथन है। तो यहाँ पर जितने भी कथन लिखे हुए हैं, इन्हें आधुनिक काल का तुलसीदास गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। प्रथम राष्ट्र कवि है, और द्विवेदी युग का प्रतिनिधि कवि है, उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। देखिए, कहीं कहीं हो सकता है कि इसी में से एक प्रश्न आपको बन जाएगा, तो ध्यान रखना है सब। नेक्स्ट है, मैथिली गुप्त के बारे में सही कथन है। तो यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं सारे के सारे सही हैं। तो विकल्प यहाँ से क्या हो जाएगा? डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सखी वे मुझसे कह कर जाते, प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? तो विकल्प बी मैथिली गुप्त। नेक्स्ट है, अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? तो विकल्प बी मैथिली गुप्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मैथिली गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो विकल्प बी हो जाएगा पंचवटी। नेक्स्ट है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो विकल्प सी मैथिली गुप्त। नेक्स्ट है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प सी हो जाएगा मैथिली गुप्त जी का है। नेक्स्ट है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी, यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प ए मैथिली गुप्त जी का है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मैथिली गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो विकल्प बी हो जाएगा चिरगांव। नेक्स्ट है, सिया राम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? तो विकल्प बी मैथिली गुप्त। यहां देखिए पंक्ति लिखी हुई है 11 नंबर में, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो विकल्प बी होगा मैथिली गुप्त जी होंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली गुप्त की नहीं है?
तो विकल्प सी होगा प्रिय प्रवास। बाकी जितने भी यहाँ पे लिखे हुए सारे आपके मैथिली गुप्त की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है यशोधरा के रचनाकार कौन है? तो विकल्प बी मैथिली गुप्त। मैथिली गुप्त को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि कब दी? तो विकल्प सी 1936 ईस्वी। और यह पूछा जाएगा कि मैथिली गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी। और कब दी? तो 1936 ईस्वी। 3 प्रश्न, 2 प्रश्न हो जाएंगे यहां से। नेक्स्ट है किस आलोचक ने मैथिली आधुनिक युग का तुलसी कहा है? किस आलोचक ने मैथिली को आधुनिक युग का तुलसी कहा है? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। किस रचना के कारण मैथिली गुप्त जेल जाना पड़ा था? तो विकल्प ए भारत भारती। नेक्स्ट है मैथिली गुप्त जी को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया है? तो पद्म भूषण। मैथिली गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? तो देखिए विकल्प वन वैभव, शक्ति, वक्र संहार और शरंध्री। तो विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएंगे सही उत्तर। 19वां प्रश्न है भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? तो विकल्प सी होगा 1912 ईस्वी। नेक्स्ट है मैथिली गुप्त के रचनाओं में शामिल नहीं है। विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। बाकी जितने भी हैं शामिल हैं। शायद ये प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है, देख लीजिए। विकल्प यहां से बी आपका सही उत्तर होगा। ये भी शायद प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मैथिली गुप्त की रचना नहीं है। तो विकल्प डी होगा राष्ट्र भारती। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा के प्रचारक बिमल बीए पास नामक उनका एक ही है श्याम सुंदर दास। ये पंक्ति किसकी है? तब मैथिली गुप्त जी की है। हम राज के लिए मरते हैं काव्य की पंक्ति किसकी है? तो विकल्प हो जाएगा ए मैथिली गुप्त। देखिए आपको पीडीएफ इसी फॉर्म मिलेंगे जो यहाँ कह रहा है, ये आपको सेम टू सेम पीडीएफ वहाँ मिलेंगे इसी को, इस टाइप का पीडीएफ। कौन सी रचना मैथिली गुप्त की नहीं है? तो विकल्प बी होगा वैदेही वनवास। बाकी जितने भी हैं यशोधरा, भारत भारती, साकेत, सारे मैथिली गुप्त की रचनाएं हैं। काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई थी? तो विकल्प बी हो गया मैथिली गुप्त जी को। नेक्स्ट है मैथिली गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई है? तो विकल्प सी भारत भारती। नेक्स्ट है अधिकार खोकर बैठ रहना एक महादुष्कर्म है पंक्ति किस रचना से है? तो विकल्प ए भारत भारती। नेक्स्ट है मैथिली गुप्त की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम में बताइए। देखिए पहले भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर। विकल्प बी सही उत्तर होगा। बृहद संहार किसकी रचना है? तो विकल्प बी हो जाएंगे मैथिली गुप्त जी का है। नेक्स्ट है मैथिली गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? तो विकल्प ए झंकार। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो विकल्प बी हो जाएंगे मैथिली गुप्त जी हैं। नेक्स्ट है मैथिली गुप्त किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग करते थे? तो विकल्प डी हरि गीतिका। नेक्स्ट है मैथिली गुप्त के गुरु कौन थे? तो विकल्प ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। पलासी के युद्ध के रचनाकार कौन है? तो मैथिली गुप्त जी। 38वां प्रश्न है गुप्त का वह काव्य जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपनी असमांतर लोकप्रिय रखता है वह है कौन है? भारत भारती। विकल्प ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है मैथिली गुप्त की रचनाओं का कालक्रम कौन सा बताइए। पहले हेमंत, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत। विकल्प सही सी उत्तर होगा।
40वां प्रश्न है, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया था? तो विकल्प बी मैथिलीशरण गुप्त। नेक्स्ट है, जयद्रथ वध किसकी कविता है? तो मैथिलीशरण गुप्त जी की है। नेक्स्ट है, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर का लाया कविता मैथिलीशरण गुप्त के किस महाकाव्य के से अवृत है? तो साकेत, और ये साकेत का 8वें शक से है। सिया रामचंद्र गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? तो मैथिलीशरण गुप्त। अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिलीशरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जानाना हिंदुस्तान समझा गया है? तो विकल्प बी भारत भारती। मैथिलीशरण गुप्त किस काल के कवि थे? तो विकल्प सी हो जाएगा, द्विवेदी युग के कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? तो विकल्प सी साकेत। नेक्स्ट प्रश्न जो है, पंचवटी के रचनाकार हैं? तो विकल्प ए होंगे मैथिलीशरण गुप्त। नेक्स्ट है, चातक खड़ा चोंच खोले हैं संपुट खोले सिप खड़ी पंक्ति के रचयिता कौन है? तो विकल्प सी मैथिलीशरण गुप्त। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किस कवि ने लिखा है किया है? तो मैथिलीशरण गुप्त। निम्न में से असंगत है? विकल्प डी। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वापर के रचयिता कौन है? तो विकल्प बी हो जाएंगे मैथिलीशरण गुप्त। रंग में भंग लिखा है? विकल्प सी मैथिलीशरण गुप्त ने। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है? विकल्प सी मैथिलीशरण गुप्त। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? तो विकल्प सी साकेत। मैथिलीशरण गुप्त को उनकी किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? तो विकल्प बी साकेत। नेक्स्ट है, मैथिलीशरण गुप्त की कौन सी रचना हिंदी में राम काव्य का अत्यंत लोकप्रिय प्रबंध काव्य बनी है? तो विकल्प बी साकेत। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे ये पंक्ति किसकी है? तो मैथिलीशरण गुप्त जी की पंक्ति है। नेक्स्ट है, काबा और करबला किसकी रचना है? तो विकल्प बी मैथिलीशरण गुप्त जी की है। 59वें नंबर है, मैथिलीशरण गुप्त की सर्वश्रेष्ठ रचना इनमें से कौन सी मानी जाती है? तो विकल्प डी पंचवटी। प्लासी का युद्ध प्रबंध काव्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो विकल्प जो हो जाएंगे बी मैथिलीशरण गुप्त जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का वह कौन सा काव्य ग्रंथ है जिसमें वर्णनात्मक एवं प्रगीत दोनों शैलियां अपनाई गई है? तो विकल्प सी हो जाएंगे साकेत। नेक्स्ट है, सखी वह मुझसे कहकर जाते किस प्रबंध काव्य की पंक्ति है? तो विकल्प बी यशोधरा। देखिए ये बहुत फेमस पंक्ति है और ये फेमस पंक्ति पूछा है किस प्रबंध काव्य की पंक्ति है? तो विकल्प बी हो जाएंगे यशोधरा हो जाएगा। मैथिलीशरण गुप्त को कवि ने राष्ट्र कवि कहा है? तो विकल्प ए हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, साकेत किस प्रकार का काव्य है? तो विकल्प सी महाकाव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, यशोधरा काव्य है? ये भी विकल्प सी महाकाव्य। मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? तो विकल्प बी प्रबंधकार के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मैथिलीशरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो विकल्प बी पंचवटी। भांत भांति लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? तो विकल्प डी हो जाएंगे सही उत्तर।
नेक्स्ट है, निम्न में से मैथिली संत गुप्त की गीति काव्य है। देखिए यहाँ पर आपको ए में स्वदेश संगीत है, बी यशोधरा है, सी झंकार है, विकल्प डी जो है मंगलहार और ई में बैताली। नीचे दिए गए विकल्पों को सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ए सी माने कि यहाँ विकल्प सी होगा, ए सी ई वाला आपका सही उत्तर होगा। ए में क्या है देखिए स्वदेश संगीत होगा, सी में देखिए झंकार होगा और ई में बैतालिक होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना मुक्तक काव्य है। यहाँ पर भी सेम प्रश्न टाइप का है, तो यहाँ से विकल्प ए हो जाएगा, ए बी सी माने ये वाला होगा, बी और सी। अब देखिए कुछ मैथिली संत के जितने प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उन्हें भी ध्यान में आपको रखने की जरूरत है। ऐसे ही प्रश्न आपको नगरपालिका एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कहाँ से लिया गया है, किसके रचनाकार हैं, सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप लोग नोट डाउन करते चलिए। 72 देखिए यहाँ पर जो पंक्तियाँ लिखा हुआ किससे लिया गया है, ये सारी जितनी पंक्तियाँ हैं मैथिली संत गुप्त की हैं। और ये पंक्तियाँ कहाँ से उठाया गया है, तो भांत भांति से। नेक्स्ट है 73, ये भी आपको ये जो पंक्तियां दिख रहा है यह भी भांत भांति का पंक्ति है। यहाँ पर भी देखिए ये भी जो पंक्तियां हैं ये भी स्वदेश संगीत से है। 75 नंबर भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखो पीडीएफ आपको जहां ऐसे दिख रहा है ना, आपको सेम टू सेम आपको पीडीएफ फॉर्म में ऐसे भी देखने को मिलेंगे। नारी पर नर का कितना अत्याचार, ये भी जो पंक्ति किसकी है बताओ, मैथिली संत गुप्त जी की है। और देखेंगे ये भी जो पंक्ति है मैथिली संत गुप्त जी के है। और ये जो पंक्तियां हैं केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्तियां मैथिली संत गुप्त की है और कहाँ से लिया गया है, भांत भांति से। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, ये जो पंक्ति है मैथिली संत गुप्त जी का है और कहाँ से, जयद्रथ वध से। नेक्स्ट है, आहा ग्राम जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सबका मन चाहे, ये भी पंक्तियां किसकी है, मैथिली संत गुप्त जी की है। 81वां नंबर देखेंगे, ये भी सेम जो पंक्ति है साकेत से लिया गया है और ये पंक्ति मैथिली संत गुप्त जी की है। यहाँ भी लिखा हुआ ये भी मैथिली संत की पंक्ति है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेंगे। मैथिली संत गुप्त ने दो नारी प्रधान काव्य लिखे हैं और रचना की है साकेत और यशोधरा। प्रबंध काव्य में देखिए साकेत और यशोधरा जो मैथिली संत गुप्त जी के हैं। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे भी ध्यान में आप लोग रखेंगे। मैथिली संत गुप्त द्विवेदी युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे। इनकी प्रथम पुस्तक में रंग में भंग 1919 में प्रकाशन हुआ था। इसकी ख्याति का मूलाधार था भांत भांति जो कि 1912 में प्रकाशन हुआ था। भांत भांति ने इन्हें हिंदी भाषियों में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं जगाई और तभी से ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। और नेक्स्ट है, रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम का काव्य का दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण मैथिली संत गुप्त का साकेत है। ये भी ध्यान में रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो है सारे आपको ध्यान में रखने हैं। साकेत में कुल कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं। गुप्त जी का कौन सा महाकाव्य राम का था आधारित है, साकेत है। गुप्त जी के किस काव्य में सिख गुरुओं का उपदेश वर्णन मिलता है, तो गुरुकुल। गुप्त जी की कौन सी रचना महाभारत पर आधारित है, जयद्रथ वध। जयद्रथ वध किसने किया, तो अर्जुन ने किया। गुप्त जी की 2 काव्य रचनाओं नाम लिखिए, साकेत भांत भांति। भांत भांति जो मैथिली संत गुप्त काव्य रचना है कितने खंडों में विभक्त है, 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंड का नाम यहाँ देखिए, तीनों याद रखिए, अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड। भांत भांति का प्रस्तुत काव्यांश किस खंड से अवतरित है, तो अतीत खंड से है। तो ये देखिए मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो बेस्ट से बेस्ट है। और यूट्यूब देखिएगा या कहीं भी बुक पब्लिकेशन देखिएगा और से बेहतर देखने को मिलेंगे। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आप जितने भी ये सारे मैं जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट है। आप पढ़िए, चाहे यूट्यूब देख के पढ़िए, चाहे आप PDF लेके पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना अनिवार्य है। तो किसी प्रकार का नोट चाहिए तो 700450
1486। आपको व्हाट्सएप से आपको सारे के सारे PDF मिलेंगे जो कि पेड PDF होंगे। ओके, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।